नमस्कार, मैं ओपी मौर्य आप सभी का ई एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में चर्चा किया था आईसीटी रिसोर्सेज के बारे में, आईसीटी की शुरुआत कैसे हुई, आईसीटी का विकास कैसे हुआ, किन किन कारणों से या किन किन माध्यम के द्वारा सूचनाओं को प्रेषित किया गया, सूचनाओं को त्वरित तीव्र गति से प्रेषित करने में मदद मिली, किस प्रकार से और किन किन लोगों ने इसको डेवलप किया। आगे हम इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि आईसीटी होता क्या है। आईसीटी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आईसीटी जैसा कि आप लोगों को पता है, आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये सूचना यानी इंफॉर्मेशन, संचार यानी कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके विस्तृत पढ़ेंगे। सबसे पहले इन तीनों पर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन यानी सूचना। सूचना क्या होता है? इनपुट किए गए आंकड़ों या सूचनाओं को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करना ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी डेटा का एक प्रोसेस रूप, डेटा का एक संसाधन, व्यवस्थित किए गए सूचनाओं अथवा डाटा का प्रस्तुतिकरण ही सूचना कहलाता है। सूचना जो भी होती है वह एक तरह से मीनिंगफुल होती है, निष्कर्षफुल होती है, जिसका निष्कर्ष निकलता है, जिसके मायने होते हैं। सूचना अगर निरर्थक है तो वो सूचना नहीं मानी जाती। यानी कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है वो सूचना नहीं हो सकती है। कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत, सूचनाओं के आदान प्रदान को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। सूचनाओं को यानी अपनी कम्युनिकेशन को हम जिस माध्यम से, जिन संसाधनों का उपयोग करके, जिस साधनों का प्रयोग करके हम लोगों तक प्रेषित करते हैं, जिन तकनीक का यूज करते हैं, उसी को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। चलिए आईसीटी की परिभाषा को देख लेते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी युग में स्वयं के भावों, संदेशों, सूचनाओं तथा विचारों को शीघ्र, अतिशीघ्र दूसरों तक प्रेषित करने की प्रक्रिया को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं तथा तथ्यों को त्वरित माध्यमों द्वारा एक स्थान या व्यक्ति से दूसरे स्थान या व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक है। बिना सूचना के संचार प्रौद्योगिकी का कोई वास्तविक महत्व नहीं रह जाता। यानी यदि कोई भी सूचना हमें भेजना है तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाना चाहिए। कम्युनिकेशन में उसका स्थापित होना चाहिए, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के, बिना वार्तालाप के, बिना किसी जानकारी के कोई भी सूचना कल्पना करना भी संभव नहीं है। यानी किसी भी सूचना या जानकारी को शीघ्र, अतिशीघ्र, प्रभावी रूप से दूसरों तक भेजने को ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, जैसा कि हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, आज का संसार सूचनाओं के विस्फोट का संसार है, या यूँ कहा जा सकता है कि आधुनिक युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग है। इंग्लिश में कहा जाए तो द प्रेजेंट टाइम इज़ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टाइम। यानी वर्तमान का जो युग है, वर्तमान का जो समय चल रहा है वो आईसीटी का ही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही है।
इससे हटकर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आईसीटी। आईसीटी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रमुख और सशक्त साधन माना जाता है या यूँ कहा जा सकता है वह है कंप्यूटर। और आज के समय में आप सभी को मालूम होगा कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा विभाग नहीं बचा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग या कंप्यूटर का यूज ना हो रहा है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम को, वर्तमान समय को, आधुनिक युग को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का टाइम कहा जाता है। अगले हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशंस क्या होता है। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना क्या होती है। तो प्राचीन काल में सूचना एक सामान्य शब्द था। प्राचीन युग में यानी प्राचीन काल में सूचना जो था एक सामान्य शब्द था जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संदेश तक ही सीमित था। इसका शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी में जिसका अर्थ होता है बताना, जानकारी, सूचना, समाचार तथा ज्ञान आदि शब्दों से लिया गया जाता है। अर्थात सूचना का अभिप्राय उस उपयोगी ज्ञान से है। जी हाँ, सूचना का अभिप्राय उस उपयोगी ज्ञान से है जो मानव समाज के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी सूचना वह होती है जो मानव जीवन के लिए एक हेल्पफुल होती है, आधार होती है आगे बढ़ने के लिए, जिसके बिना हम कोई भी कार्य या कोई भी जानकारी हासिल करना चाहें तो संभव नहीं होता है। सूचना की परिभाषा को कुछ इस प्रकार, डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है। सूचना किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए डाटाओं का प्रस्तुतिकरण है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि सूचनाएं डाटाओं का संक्षेपण स्वरूप हैं। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो डाटा तथ्य या संख्या, चिन्ह आदि हो सकते हैं जिनके माध्यम से सूचनाओं का निर्माण होता है। यानी यदि कहा जाए 2 + 2 = 4 तो ये भी किसी न किसी तर्क के आधार पर ही रखा गया है, इन सब चिन्हों के आधार पर ही रखा गया है। ये होती हैं सूचनाएं। यानी कंप्यूटर आईसीटी में बात की जाए तो जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस, निर्देश या डेटा या रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग क्रिया के पश्चात, अंतः क्रिया के पश्चात जो जानकारी हमें मिलती है, जो इंफॉर्मेशंस हमें मिलता है, वही होती है सूचना। सूचना जो होती है वो डाटा का एक व्यवस्थित क्रम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर में सभी डाटा बाइनरी संख्या में इनपुट किए जाते हैं और वह उसी को ही समझ सकता है। अगर बात की जाए वैज्ञानिकों की तो सूचना की परिभाषा को उन्होंने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। सन 1987 में कार्टर ने कुछ इस प्रकार से सूचना को परिभाषित किया। सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। यानी कोई भी जानकारी जो उपयोगी हो, ऐसा जानकारी नहीं जो उपयोगी ना हो, उस जानकारी को, उस ज्ञान को हम सूचना नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर विनीता गुप्ता के अनुसार सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काम में लाया जाता है। यानी जैसा कि हमने आपको पहले ही इस बात पे चर्चा किया था कि सूचनाएं वहीं अच्छी होती हैं या सूचनाएं वहीं कही जा सकती हैं जिसका उपयोग करके मानव जीवन का कल्याण संभव हो, या जिसका उपयोग करके हम एक किसी लक्ष्य या किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। अब चर्चा हम करेंगे नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का स्वरूप कैसा है। यह सूचनाओं के स्वरूप की बात की जाए
सूचनाओं के स्वरूप का चिंतन किया जाए तो सूचनाएं पूर्ण रूप से विश्वसनीय और वैध दिखाई देती हैं। इसमें वैज्ञानिकता की प्रकृति भी पाई जाती है। आज के समय में कुछ सूचनाएं विश्वसनीय दिखाई देती हैं जिसके आधार पर व्यवस्थाओं का संचालन होता है, जैसे रेलवे सिस्टम, बीमा संबंधी सूचनाएं, बैंकिंग सूचनाएं, विमान आरक्षण, चिकित्सा संबंधी सूचनाएं आदि। सूचना की वैधता एवं विश्वसनीयता उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसा कि उदाहरण में आप देख पा रहे हैं, रेलवे सिस्टम ये भी क्या है, पूर्ण रूप से विश्वसनीय है, जो कि ऑनलाइन चलता रहता है, ऑनलाइन रियल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है। बैंकिंग सेवाएं भी रियल टाइम में चलती हैं, ऑनलाइन चलती हैं। इन सबको हम देखकर जो सूचनाएं होती हैं उसके स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, उस पर हम अधिक रूप से प्रभावी ढंग से विश्वास कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सूचनाओं की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी पहले इसके परिभाषा के बारे में बताया था कि यह डाटा का प्रोसेस रूप है। डाटा को प्रोसेस करके ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं। डाटा के विश्लेषण के पश्चात सूचना का प्रारूप तैयार होता है। डाटा के अभाव में सूचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूचना हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सूचना तकनीकी की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इसके क्षेत्र में कंप्यूटर के पदार्पण के उपरांत सूचना का आदान प्रदान अत्यंत अल्प समय में होने लगा। प्रारंभिक दौर की बात की जाए, कुछ समय पहले आप लोगों को पता होगा पेजर के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान क्षण भर में होता था। इसके कुछ समय पश्चात मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सूचनाओं से बातचीत की जाने लगी। कुछ समय पश्चात इसी श्रेणी में ईमेल सेवा के द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं दस्तावेजों को पल भर में विश्व में किसी भी जगह आसानी से भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठे लोगों से कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है तथा दूसरे देश में बैठे व्यक्ति को अपने दूर होने का एहसास भी नहीं होता। उसको ऐसा लगता है जैसे हम और आप सामने बैठे हुए हैं, हम आपके बगल बैठे हुए हैं, या जिस व्यक्ति से बातचीत की जा रही है वो व्यक्ति आपके बगल बैठा हुआ है। यानी दूरियों का इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं होता कि वो काफ़ी दूर से बात कर रहा है। ये सब आईसीटी की ही देन है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर सूचनाओं के गुणवत्ता की बात की जाए तो उपयोगी सूचना के बिना हम कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते हैं। सूचनाएं पूर्ण रूप से शुद्धता एवं पारदर्शिता के साथ लिखा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूचनाओं का कोई महत्व नहीं होता जिसका कोई निष्कर्ष या निर्णय ना निकाला जा सके। यानी एक अच्छी सूचना में ऐसे गुण होने चाहिए कि व्यक्ति आसानी से उसको समझ सके। उसमें ऐसे वर्ड को यूज किया जाए जो व्यक्ति आसानी के साथ पढ़कर समझ सके। तो हम आगे इस पे चर्चा कर रहे हैं कि अच्छी सूचनाओं के क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छी सूचनाओं के क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले अच्छी सूचना में शुद्धता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कोई भी सूचना है, सबसे पहले हमें उसकी शुद्धता पर अवश्य गौर करना चाहिए, उसकी शुद्धता पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। किसी भी सूचना को अगर हम शुद्ध तरीके से नहीं लिखेंगे, पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं लिखेंगे, एक व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखेंगे, तो उसका जो अर्थ होगा वो अनर्थ हो सकता है। यानी जो व्यक्ति को हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहते हैं, वो उसके वास्तविक भावों या बातों से, हमारी भावनाओं से वो अछूता रह सकता है। उस बात को वो नहीं समझ सकता है, उसका जवाब वो तोड़ मरोड़ कर या गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए हमें कोई भी सूचना लिखनी है, कोई भी सूचना भेजनी है,
तो उसके लिए शुद्धता का खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है समय से यानी टाइमली। किसी भी सूचना को जहाँ तक संभव हो शीघ्र अतिशीघ्र उसका उत्तर देना चाहिए। अगर यदि आपको ईमेल के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कोई भी सूचना प्राप्त हो रही है तो यथासंभव उसका रिप्लाई आप शीघ्र अतिशीघ्र दें। यही नहीं, यदि आप किसी को दूसरे को भी आप सूचना दे रहे हैं और उसका रिप्लाई चाह रहे हैं तो उसको कम से कम समय दीजिए। उसको कम से कम एक निश्चित समय दीजिए कि इतने बजे तक या इस डेट तक आपको इसका रिप्लाई करना है, इसका चिंतन करके आपको बताना है। अन्यथा वो व्यक्ति उस अर्थ का अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर उत्तर दे सकता है या अधिक समय पाकर वो आरामदायक हो सकता है और आपको सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, सूचनाओं के उत्तर को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी को भी कोई भी सूचना प्रेषित कर रहे हैं और यदि उसका रिप्लाई चाह रहे हैं, उसका रिस्पांस चाह रहे हैं, उसका फीडबैक चाह रहे हैं, तो ऐसे में हमें उस व्यक्ति को एक निश्चित समय और टाइम या डेट अवश्य देना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात की जाए, मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण। जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं लिख रहे हैं उसमें हमें ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए जिसका वहाँ पर अनेक अर्थ निकलता हो। यानी हमें ऐसे सरल वाक्य और ऐसे सरल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए जिसको श्रोतागण या प्राप्तकर्ता आसानी के साथ समझ सके और उसका अर्थ निकाल सके और सही ढंग से, अच्छे ढंग से, पूर्ण रूप से, अर्थपूर्ण तरीके से वो भी हमें जानकारी को, फीडबैक को, उत्तर को उपलब्ध करा सके। संक्षिप्तता यानी किसी भी सूचना को हमें बार बार रिपीट करने से, बार बार उसकी पुनरावृत्ति से हमें बचना चाहिए। संदेश को जितना कम से कम शब्दों में, कम से कम वर्डों में लिखा जाएगा, सूचना उतना ही अधिक प्रभावी होगी, उतना ही अधिक चॉइस से, उतना ही अधिक लोग पर ध्यान आकर्षक करके आपकी बातों को, आपकी जानकारी को पढ़ेंगे। अधिक या लॉन्ग पैराग्राफ में लिखे गए अक्षरों पर, लिखे गए सेंटेंस पर लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो कोई भी मैसेज लिखते समय हमें संक्षिप्तता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शब्दों को एक सीमित वर्ड में ही लिखना चाहिए। पांचवा है उपलब्धता। सूचनाएं हमें कम से कम समय के लिए, जैसा हमने पहले ही चर्चा किया था, कोई भी सूचनाओं को हमें कम से कम समय के लिए ही व्यक्ति के पास उपलब्ध रहने देना चाहिए। एक निश्चित समय देना चाहिए कि इसके पश्चात दी गई सूचनाओं का कोई महत्व नहीं होगा। जिस प्रकार से, चलिए आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में चल रही है वैकेंसी आई है डाक विभाग की, जिसमें लास्ट डेट को बढ़ाकर 15 तारीख कर दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं 60 दिन के लिए। यदि आप किसी से कहते हैं या मुझसे ही कहते हैं कि हमें कंप्यूटर का बेसिक जानकारी का 90 दिनों का या 3 महीने का, 6 महीने का या 1 ईयर का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, वह सर्टिफिकेट मैं आपको 15 तारीख के बाद देता हूं या 20 तारीख के बाद देता हूं, या आप व्हाट्सएप करते हैं उसका रिप्लाई मैं नहीं देता हूं, बाद में पूछता हूं कि आपने मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा था या इसके बारे में पूछा था, क्या आप करेंगे, बाद में उसका रिप्लाई देता हूं, तो उसका कोई महत्व नहीं होता, महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब तक वो डेट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी जानकारी को हमें एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। उसके अंतर्गत ही हमें उसको रिप्लाई या उसका फीडबैक लेने की आवश्यकता होनी चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के बारे में, कि संचार
क्या होता है?